स्टूडेंट, वेलकम बैक टू गोकुल कोचिंग सेंटर। हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस देखेंगे साइंस के। तो पहला क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए है कुछ निश्चित लक्षणों के आधार पर जीव की पहचान करना। ऑप्शन बी है समरूपता तथा संबंधों के आधार पर प्रजातियों को उचित वर्गों के क्रम में रखना। जीवों के विकासी परिवर्तन को दर्शाना। एंड ऑप्शन डी है भिन्न भिन्न भाषाओं में जीवों के नाम दर्शाना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य भिन्न भिन्न भाषाओं में जीवों का नाम दर्शाना नहीं है। ठीक है, जीवों की शारीरिक संरचना, उनके विशिष्ट लक्षणों, परस्पर समरूपता एवं संबंध तथा उनके विकासीय परिवर्तनों को दर्शाने के लिए जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, किसके किसके लिए किया था? शारीरिक संरचना, विशिष्ट लक्षणों और समरूपता तथा संबंध एवं उनके विकासीय परिवर्तनों के आधार पर उनका वैज्ञानिक वर्गीकरण किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जीव को लैटिन भाषा में एक नाम दिया जाता है। यदि प्रत्येक क्षेत्रीय स्तर पर जीवों के भिन्न भिन्न नाम हो सकते हैं, परंतु वैज्ञानिक वर्गीकरण के अंतर्गत उन्हें लैटिन नाम ही प्रदान किए गए हैं ताकि संपूर्ण विश्व में इसकी पहचान सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है कैरोलस लीनियस, ऑप्शन सी है हिप्पोक्रेटस एंड ऑप्शन डी है विक्टेकर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसका ऑप्शन बी सही होगा, कैरोलस लीनियस। ठीक है, वर्गीकरण विज्ञान का जनक कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये स्वीडन के वनस्पति शास्त्री एवं जीव वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी 1758 में जीवों के वैज्ञानिक नाम एवं उनके वर्गीकरण की व्यवस्थित प्रणाली प्रस्तुत की। ठीक है, लिनियस ने संपूर्ण प्रकृति को 3 जगत, जंतु जगत, पादप जगत, खनिज जगत में विभाजित किया। उन्हें पादप जगत को 14 वर्गों तथा जंतु को 6 वर्गों में विभाजित किया, कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति। ठीक है, तो ऑप्शन ए है द्विनाम पद्धति, ऑप्शन बी है बहुनाम पद्धति, ऑप्शन सी है संघ पद्धति एंड ऑप्शन डी है वर्ग पद्धति। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, द्विनाम पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन ए है वंश, ऑप्शन बी है कुल, ऑप्शन सी है जाति एंड ऑप्शन डी है संघ। ठीक है, तो जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई जाति है। ठीक है, ऑप्शन सी जाति होगा। आधुनिक प्रणाली में जीवों के वर्गीकरण का अवरोही क्रम निम्नवत है। ठीक है, तो सबसे पहले जगत होगा, फिर उसके बाद संघ होगा, उसके बाद वर्ग होगा, गुण, कुल, वंश, जाति। स्पष्ट है कि जाति वर्ग सर्वोच्च इकाई है तथा जाति निम्नतम इकाई है। ठीक है, जगत क्या है? वर्गीकरण की सर्वोच्चतम इकाई है और जाति निम्नतम इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक था। ऑप्शन ए है कैरोलस लीनियस, ऑप्शन बी है हेकल, ऑप्शन सी है कोपलैंड एंड ऑप्शन डी है विक्टेकर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, विक्टेकर। विक्टेकर 5 जगत प्रणाली वर्गीकरण प्रणाली के वैज्ञानिक थे। जीव जगत के वर्गीकरण की निम्नलिखित वर्गीकरण प्रणालियाँ प्रस्तुत की गई हैं। ठीक है, तो 2 जगत वर्गीकरण कैरोलस लीनियस, 3 जगत वर्गीकरण हेकल, 4 जगत वर्गीकरण कोपलैंड, 5 जगत वर्गीकरण आर.एच. विक्टेकर। ठीक है, विक्टेकर द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण में 5 जगत बताए गए हैं, मोना, प्रोटिस्टा, पादप, कवक एंड जंतु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। ऑप्शन ए है पदानुक्रम, ऑप्शन बी है वर्गीकी, ऑप्शन सी है अनुवांशिकी एंड ऑप्शन डी है आकृति विज्ञान। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, वर्गीकी। ठीक है, जंतु एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित है वर्गीकी विज्ञान की शाखा। जीवों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा वर्गीकी कहलाती है। ठीक है, टैक्सोनॉमी कहलाती है। जीवों के वर्गीकरण की प्रक्रिया
आकृतिकी, पारिस्थितिकी एवं आनुवंशिकी पर आधारित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव मोने जगत में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी नीलहरित शैवाल, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा एंड ऑप्शन डी कवक। तो कवक जो है हमारा मोने जगत में शामिल नहीं है। जीवाणु, नीलहरित शैवाल तथा माइकोप्लाज्मा मोने जगत में शामिल है। मोने जगत में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव शामिल किए जाते हैं जिनमें केंद्रक का अभाव होता है। इन जीवों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है आर्किया और अथवा आर्कीबैक्टीरिया तथा यूबैक्टीरिया अथवा बैक्टीरिया। कवक मोने जगत में नहीं है बल्कि प्रोटिस्टा में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव मोने जगत में शामिल नहीं है? ठीक है, तो ये तो अभी क्वेश्चन देख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? ऑप्शन ए है प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी है मुनरा, ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ एंड ऑप्शन डी है इनमें से किसी में नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा इनमें से किसी ने विषाणु किस जगत में शामिल किया था, तो इनमें से किसी में नहीं होगा। ठीक है, विषाणु अति सूक्ष्म एवं अकोशिकीय संरचना वाले न्यूक्लियोप्रोटीन कण हैं जिन्हें प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लियर अम्ल पाया जाता है। ठीक, विषाणु जीवित परपोषी के शरीर में पहुंचकर सजीव के समान लक्षण प्रकट करते हैं, परंतु स्वतंत्र अवस्था में निर्जीवों के समान व्यवहार करते हैं, इसलिए उन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना गया है। ठीक है, विषाणु को जंतुओं के वर्गीकरण में किसी भी जगत में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक की खोजी की सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं हैं। ऑप्शन ए है शैवाल, बी विषाणु, सी माइक्रोप्लाज्मा एंड डी कवक। तो इसका आंसर होगा सी माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा क्या है? सबसे छोटी जीवाणु कोशिका इकाई है। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक जीव है जिनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ये अब तक ज्ञात सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं हैं। ये जीव मानवों, पशुओं, पादपों, कीटों तथा मृदा आदि में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति नहीं होने का इन पर प्रतिजैविक का अभाव नहीं पड़ता, जैसे पेनिसिलिन, बीटा लैक्टम आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों के विषय में असत्य कथन है। मतलब नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें असत्य कथन कौन सा है कवक के बारे में? तो पहला ऑप्शन है कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन बी है कवक उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ जीवित अथवा मृत कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति होती है। ऑप्शन सी है कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऑप्शन डी है ईस्ट एवं मशरूम कवक के उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? असत्य है। बाकी सभी कथन जितने भी हैं सब सत्य है कवक के बारे में। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। कवक उन स्थानों पर पाया जाए जहाँ जीवित अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति होती है। ईस्ट एवं मशरूम कवक के उदाहरण है। कवक एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक कलाएं पाई जाती हैं। बहुकोशिकीय कवकों का शरीर धागे जैसे कवक सूतों से बना होता है। इनमें पर्णहरित इनमें क्या होता है? पर्णहरित नहीं पाया जाता, इसलिए ये अपना भोजन अन्य पौधों एवं जंतु से प्राप्त करते हैं। पोषण के आधार पर कवक तीन प्रकार के होते हैं: सहजीवी कवक, परजीवी कवक तथा मृतोपजीवी कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कवकों का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन है खाद्य पदार्थ के रूप में। ऑप्शन बी है एल्कोहल के ऑप्शन बी क्या है? अल्कोहल निर्माण में। ऑप्शन सी है ब्रेड बनाने में और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। का प्रयोग किसमें किसमें होता है? खाद्य पदार्थ के रूप में, अल्कोहल निर्माण में, ब्रेड बनाने में। ठीक है, कॉको का विशेष आर्थिक महत्व है। इनकी विभिन्न प्रजातियों का उपयोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। एग्रिकस बिस्पोरस यानी कि मशरूम तथा मोर्शेला का उपयोग सब्जी के रूप में, सैकेरेमाइसीस सेरेविसी, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? ईस्ट कहते हैं, का उपयोग ब्रेड तथा अल्कोहल के निर्माण में किया जाता है। इसके अतिरिक्त कवकों से एंजाइम एवं एंटीबायोटिक्स भी प्राप्त किए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन के संबंध में असत्य कथन बताना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, लाइकेन के संबंध में बताना है। ऑप्शन ए है लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है। ऑप्शन बी है ये कवक तथा शैवालों के सहजीवन का परिणाम है। ऑप्शन सी है अनेक औषधियों के निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी है ये मृदा को हानि पहुंचाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है हमारा ये असत्य कथन है। ठीक है, बाकी सभी लाइकेन के बारे में सत्य कथन है। लाइकेन एक थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक तथा शैवालों के मध्य सहजीवी व्यवहार के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इस सहजीवन में कवक शैवालों को जल, खनिज लवण, विटामिन आदि प्रदान करते हैं, जबकि शैल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवकों को पोषण प्रदान करते हैं। लाइकेन का उपयोग मिर्गी, खांसी, पीलिया, डायरिया आदि के रोगों की औषधि के निर्माण में किया जाता है तथा खाद्य पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। ये मृदा को हानि नहीं पहुंचाते बल्कि मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवालों के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन डी है ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ऑप्शन सी विश्व का लगभग 75% ऑक्सीजन शैवालों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, शैवाल मतलब एल्गी पादप जगत के सबसे सरल जीव है जिन्हें प्रायः पर्णहरित पाया जाता है। पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वपोषी होते हैं। शैवाल ताजे जल, समुद्र, आर्द्र मृदा, पेड़ पौधों एवं चट्टानों आदि पर पाए जाते हैं। विश्व का लगभग 75% ऑक्सीजन शैवालों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल सागर को यह नाम क्यों दिया गया है। ऑप्शन ए वर्षा, अम्ल वर्षा के कारण। ऑप्शन बी विशिष्ट शैवालों की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन सी इसकी विशिष्ट अवस्थिति के कारण। एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी विशिष्ट शैवालों की उपस्थिति के कारण। ठीक है, लाल सागर को नाम क्यों दिया गया है, विशिष्ट शैवालों की उपस्थिति के कारण। लाल सागर में ट्राइकोडेस्मियम, ठीक है, लाल सागर में ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम नामक नील हरित शैवाल बहुतायत में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, बहुतायत में यानी अधिक पाए जाते हैं। ये शैवाल जब ये शैवाल मर जाते हैं तो सागर का सामान्य नीला हरा जल लाल भूरा प्रतीत होने लगता है। इसी कारण लाल सागर को यह विशिष्ट नाम प्रदान किया गया है। क्यों ऐसा होता है, जब ये शैवाल मरते हैं तो सागर का सामान्यतः नीला हरा जल लाल भूरा प्रतीत होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप जगत के वर्ग हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है थैलोफाइटा, ऑप्शन बी है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन सी है टेरिडोफाइटा, ट्रैक्योफाइटा एंड ऑप्शन डी है ये सभी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी होगा ये सभी। ये सभी क्या है, पादप जगत के वर्ग है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, ट्रैक्योफाइटा। जीवों के आधुनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार ये सभी बहुकोशिकीय जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है तथा जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से स्वपोषित होते हैं पादप जगत में शामिल किए गए हैं। पादप जगत को मुख्यतः 3 संघों में विभाजित किया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है, ट्रैक्योफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत शामिल नहीं है। ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी स्फिंगम, ऑप्शन सी है स्फेगनम और ऑप्शन डी है लाइकेन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत शामिल क्या नहीं है, स्फेगनम। ठीक है, थैलोफाइटा पादप जगत का एक संघ है जिसके अंतर्गत सबसे सरल पादप शामिल किए जाते हैं। इन पादपों का शरीर जड़ तना पत्तियां में विभाजित ना होकर एक थैलस के रूप में होता है। इन पादपों में संवहन ऊतकों का अभाव भी होता है। ठीक है, थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शैवाल, कवक, लाइकेन शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल। ठीक है, ऑप्शन ए है नोस्टॉक एवं एनाबिना। ठीक है, ऑप्शन बी है सारगासम। ठीक है, ऑप्शन सी है कारा एंड ऑप्शन डी है लेमिनेरिया। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, लेमिनेरिया। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा,
नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल हैं नोस्टॉक एवं एनाबीना। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल क्या है? नोस्टॉक एवं एनाबीना। नोस्टॉक एवं एनाबीना नामक शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। सारगमसम, ठीक है, सारगासम शैवाल से जापान में कृत्रिम ऊन तैयार की जाती है तथा इसका प्रयोग पशु के चारे के रूप में भी होता है। कारा नामक शैवाल का उपयोग मलेरिया रोग के उपचार में किया जाता है तथा लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पादपों में भोजन व जल के संवहन के लिए संवहन तंत्र पाया जाता है वे किस पादप संघ के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए है थैलोफाइटा, ऑप्शन बी है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन डी है ट्रैक्योफाइटा एंड ऑप्शन डी है ब्रायोसीडा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ट्रैक्योफाइटा। जिन पादपों में भोजन व जल संवहन के लिए जाइलम तथा फ्लोएम नामक संवहनी ऊतक पाए जाते हैं उन्हें ट्रैक्योफाइटा नामक पादप संघ के अंतर्गत रखा जाता है। ट्रैक्योफाइटा संघ को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिडोफाइटा पादप वाक्य किस विषय में सत्य कथन है? ऑप्शन ए है ये बीज रहित पादप है, ऑप्शन बी इनमें बीजाणुओं द्वारा प्रजनन होता है, ऑप्शन सी इनका शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित रहता है, या ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त में सभी। ठीक है, टेरिडोफाइटा पादप वर्ग के विषय में सभी कथन सत्य है क्योंकि बीज रहित पादप है, इनमें बीजाणुओं द्वारा प्रजनन होता है, इनका शरीर जड़, तना, पत्तियों में विभाजित होता है। ठीक है, तो ये कैसे टेरिडोफाइटा में आते हैं। टेरिडोफाइटा वर्ग के पादपों में उपयुक्त सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। ये पादप नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। इनमें संवहन तंत्र जाइलम एवं फ्लोएम उपस्थित होता है परंतु पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता, इसलिए टेरिडोफाइटा को विकसित बीज रहित पौधा कहा जाता है। ठीक है, संघ पोरीफेरा के जीवों की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है हमारा, या एक कोशिकीय होते हैं, ऑप्शन बी इसमें नाल तंत्र नहीं पाए जाते, ऑप्शन सी है इनके शरीर पर कांटेनुमा संरचनाएं होती हैं, ऑप्शन डी है इनके शरीर में असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, संघ पोरीफेरा एक कोशिकीय होते हैं। संघ पोरीफेरा के जीव अत्यंत साधारण बहुकोशिकीय जीव हैं जिनमें नाल तंत्र पाया जाता है, जिनके पूरे शरीर में जल प्रवाहित होता है। ये अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार के प्रजनन करते हैं। ठीक है, साइकॉन, स्पॉन्जिला आदि इस संघ के प्रमुख जीव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्रकृमि या थ्रेड वॉर्म किस संघ से संबंधित है? ऑप्शन है ए है एनेलिडा, ऑप्शन बी है एस्केमिस्थीनिस, ठीक है, ऑप्शन सी है प्लेटिहेल्मिन, ठीक है, ऑप्शन सी क्या है? प्लेटिहेल्मिन्थीस, ठीक है, और ऑप्शन डी ऑर्थोपोडा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, एस्केमिनिथीस। ठीक है, एस्केमिनिथीस। सूत्रकृमि अथवा गोल कृमि एस्थेकेमिनीज अथवा नेमाटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनका शरीर पतले धागे के समान बेलनाकार होता है जो दोनों सिरों पर नुकीला होता है। ये कृमि जल तथा स्थल दोनों भागों पर पाए जाते हैं। ये परजीवी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सिलेंट्रेटा, ठीक है, संघ सिलेंट्रेटा के जीवों का प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन ए है हमारा विभिन्न अंतरंत्रों की उपस्थिति, ऑप्शन बी एक कोश की होना, ऑप्शन सी शरीर में अंतर्गुहा की उपस्थिति, ऑप्शन डी मस्तिष्क की उपस्थिति। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, शरीर में अंतर्गुहा की उपस्थिति। ठीक है, संघ सिलेंट्रेटा के जीवों में, ठीक है, जीवों के शरीर में एक ही गुहा पाई जाती है जिसे अंतर्गुहा कहते हैं। इनके मुख के चारों ओर लंबे संस्पर्शक पाए जाते हैं। इनके मस्तिष्क, सिर, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र तथा परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। उदाहरण हाइड्रा, समुद्री एनीमोन आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अनियत तापी जंतुओं की श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन ए है हमारा मत्स्य, ऑप्शन बी है उभयचर, ऑप्शन सी है सरीसृप एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो अनियत तापी जंतुओं की श्रेणी में मत्स्य आते हैं, उभयचर आते हैं, सरीसृप आते हैं। ठीक है, तीनों ही आते हैं। तो ऐसे जंतु जो वातावरण के ताप के अनुसार अपने शरीर का ताप नियंत्रित कर लेते हैं अनियत तापी जंतु कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे जंतु जो वातावरण के ताप के अनुसार अपने शरीर का ताप नियंत्रित कर लेते हैं अनियत तापी जंतु कहलाते हैं। इसके अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप वर्गों को शामिल किया जाता है। इसके विपरीत जिन जंतुओं के शरीर का ताप एक निश्चित निश्चित स्तर पर स्थिर रहता है वे नियत तापी जंतु कहलाते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल। इसके अंतर्गत पक्षी तथा स्तनधारी वर्ग भी शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली का वाताशय किस रूप में कार्य करता है? ठीक है, यानी कि एयर ब्लैडर किस रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए है सहायक श्वसन अंग के रूप में, ऑप्शन बी है द्रव स्थितिकी अंग के रूप में, ऑप्शन सी है सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों के रूप में, ऑप्शन डी है मुख्य श्वसन अंग के रूप में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों के रूप में। ठीक है, तो मछली का वाताशय किस रूप में कार्य करता है? श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों के रूप में। मछली का वाताशय यानी कि एयर ब्लैडर या स्विमिंग ब्लैडर एक सहायक श्वसन अंग तथा द्रव स्थितिकी अंग, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन दोनों के रूप में कार्य करता है। यह मछलियों को देह गुहा में स्थित होता है जिनमें वायु मुख्यतः ऑक्सीजन भरी रहती है। इसके कारण मछलियां बिना डूबे अथवा सतह पर आए बिना जल में एक निश्चित गहराई पर बनी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है पैंथेरा लियो, ऑप्शन बी है पैंथेरा टाइग्रिस, ऑप्शन सी है एलिफेस इंडिकस, ऑप्शन डी है बोस डोमेस्टिक्स। ठीक है, बोस डोमेस्टिकस, ऑप्शन बी है पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। ठीक है, पैंथेरा टाइग्रिस है। भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में यह भारत की वन्य जीव संपदा का प्रतीक है। विश्व के लगभग 2/3 बाघ भारत में पाए जाते हैं। बाघों संरक्षण के लिए वर्ष 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया है। कब से? 1973 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एस्टिवेशन, ऑप्शन बी है रिजनरेशन, ऑप्शन सी है हाइबरनेशन, ऑप्शन सी है म्यूटेशन। ठीक है, तो शीत ऋतु में पशु के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन होगा हमारा सी, हाइबरनेशन। ठीक है, शीत ऋतु में बहुत से पशुओं की शारीरिक क्रियाओं जैसे उपापचय, श्वसन आदि की दर तथा तापमान कम हो जाता है और उनमें निष्क्रियता आ जाती है। सामान्यतः वे लंबे समय तक एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं। यह स्थिति शीत निष्क्रियता, प्रसूति काल अथवा शीत निद्रा कहलाती है। ठीक है, शीत निष्क्रियता में जाने से पहले ये पशु अपना सामान्य मात्रा से अधिक भोजन ग्रहण करना प्रारंभ कर देते हैं तथा एक सुरक्षित स्थान की खोज करते हैं जहां वे इस अवधि में सुरक्षित रह सकें। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है ईस्ट, ठीक है, ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी है कॉलेरपा टैक्सीफोलिया, ठीक है, ऑप्शन सी है एजिटोबैक्टर और ऑप्शन डी है अमीबा। तो इसका ऑप्शन होगा बी, कॉलेरपा टैक्सीफोलिया। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही होगा, ये एक कोशिकीय जीव है कॉलेरपा टैक्सीफोलिया। ठीक है, कॉल्पा टैक्सीफोलिया सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, यह हरे शैवाल की एक प्रजाति जो 6 से 12 इंच तक वृद्धि कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सर्प विष रहित है? ऑप्शन ए किंग कोबरा, ऑप्शन बी रसेल वाइपर, ऑप्शन सी टाइगर स्नेक, ऑप्शन डी अजगर। तो इसका ऑप्शन डी होगा, अजगर क्या है? विष रहित है। अजगर विश्व का सबसे लंबा सर्प है जो 33 फीट अथवा इससे भी अधिक लंबा हो सकता है। यह एक विष रहित सर्प है क्योंकि इसके विष ग्रंथियों का अभाव होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक कि आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।